नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुशियाँ मनाने की कम से कम एक तो वजह मिली जब ये बात सामने आई और दावा किया गया कि PMLN के 15 जो मेंबर हैं प्रोविंशियल असम्बली के, पंजाब असम्बली के MPs जो हैं, उन्होंने गुज़श्ता शब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के साथ बनी गाला में मुलाकात की और ये मुलाकात पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब ने कराई। कहा यह जा रहा है कि 25 ऐसे नाराज़ MPA हैं पंजाब की असम्बली में जो PMLN को छोड़ना चाहते हैं। शुरू में उनके नाम सीगाए राज में रखे गए, लेकिन अब वो नाम जो हैं वो भी मीडिया पे आ चुके हैं। वो नाम हम आपको तस्वीर के साथ दिखा भी सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत खुशी से मनाई गई है, जिसके बारे में फवाद चौधरी साहब ने इसके बारे में ट्वीट किया। फवाद चौधरी साहब ने इसके बारे में एक बयान भी दिया है, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। वज़ीर आज़म के जो स्पेशल दस्ते रास्त हैं जनाब नईमुल हक साहब, उन्होंने भी इस हवाले से ट्वीट किया है। एमनेस्टी स्कीम जो है उसको 3 जुलाई के लिए हुकूमत इतनी डरी हुई है IMF से कि IMF के बोर्ड की चूँकि वाशिंगटन में मीटिंग है 3 जुलाई को, और चूँकि वाशिंगटन का टाइम पाकिस्तान से 9 घंटे पीछे है, इसलिए हुकूमत ने सिर्फ 3 जुलाई तक अपनी एमनेस्टी स्कीम में जो है इजाफा किया। हालांकि लोगों को अभी तक ठीक तरह से समझ भी नहीं आ रही कि एमनेस्टी स्कीम में उन्होंने करना क्या है। और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो साइट है वो 3 दिन से मसलसल जो है वो डाउन है, जहाँ से लोग पता ही नहीं चल सकता क्या देखें। बहरहाल ये भी एक डेवलपमेंट है जिस पे हम बात करेंगे। और फिर ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हवाले से जब अकील करीम देदी साहब ने उनसे सवाल पूछा PTV के साथ जब प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे थे, तो क्या कहा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, वो जवाब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं एहतशामुल हक साहब, जो प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, टेलीविज़न एंकर पर्सन भी हैं, लिखते भी हैं, और टोक्यो का जो सबसे बड़ा अखबार है गालबन टोक्यो संबल, उसके लिए भी लिखते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं पाकिस्तान में। वेरी वार्म वेलकम टू एहतशामुल हक साहब। मुझे कराची से वाया DSNG वाया सेटेलाइट ज्वाइन कर सकेंगे खुद अकील करीम देदी साहब, जो कि चेयरमैन है AKD ग्रुप के। वेरी वार्म वेलकम टू अकील भाई, अकील करीम देदी साहब। मुझे PMLN के मेंबर नेशनल असम्बली जनाब कैसर अहमद शेख साहब, जो कि मेंबर स्टैंडिंग कमेटी भी हैं फाइनेंस, रेवेन्यू और इकनॉमिक अफेयर्स के, वो मुझे कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। और इसी डिस्कशन में, इसी नशिस्त में, इस प्रोग्राम में मुझे पंजाब के वज़ीर आला के तर्जुमा जनाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब स्टूडियो में थोड़ी देर के बाद ज्वाइन कर सकेंगे एक ब्रेक के बाद। सो यहाँ से हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। कैसर अहमद शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसर साहब, ये जो नाम लिए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि 15 लोगों ने मुलाकात की है, 25 का ग्रुप है, वो कहते हैं हमें 10 से 15 एबेनेस की भी सपोर्ट हासिल है। ये कितना बड़ा बॉम्बशेल है PMLN के लिए? इन लोगों की अहमियत क्या है? इससे PMLN की सियासी साख किस हद तक मुतासिर होती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कल से जो बातें हो रही हैं कि मुलाकात हुई है और आज कुछ नाम भी आए हैं, मैं क्योंकि मेंबर हूँ नेशनल असम्बली का और थ्रू आउट 97 से मैं नेशनल असम्बली का मेंबर बनता रहा हूँ, मैं इनमें से किसी का नाम से इतना फेमिलियर नहीं हूँ, क्योंकि ये सूबाई असम्बली के मेंबरान की आपने बात की है। अगर कोई ख़बर है, मैं इसकी तस्दीक या तरदीद में कुछ कह नहीं सकता जब तक कंफर्म बात ना हो। लेकिन देखिए, असल आज मैंने अभी नहीं, खबर तो है ना। देखिए, नईमुल हक साहब ने उसके हवाले से ट्वीट किया है। नईमुल हक साहब ने ट्वीट किया है। फवाद चौधरी साहब मेंबर हैं कैबिनेट के, वो उसके हवाले से टेलीविजन का बयान दे चुके हैं। खबर तो है, अखबारात पे छप चुकी है, अंग्रेजी के तमाम अखबारात में इनके नाम छप गए, खबर है, टेलीविजन चैनल खबर मिलने, तो खबर तो है। जी, मैं खबर तो है, वो मिलने तक की खबर है ना, आगे क्या बात हुई है वो खबर नहीं है। अभी प्राइम मिनिस्टर जो मुल्क का होता है वो सबका प्राइम मिनिस्टर होता है। अच्छा, मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि किसी जो इलेक्टेड मेंबर है, चाहे वो नेशनल असम्बली का हो या सूबाई असम्बली, क्या मना है कि वो प्राइम मिनिस्टर से ना मिले? जब तक उनकी बात ये सामने ना आए कि उन्होंने कोई बात क्या की है। देखिए, अपने अपने हल्के के मसाइल हैं। मुझे बताइए, जबकि प्राइम मिनिस्टर साहब जो तरक्याती प्रोग्राम में जो नेशनल असम्बली के या साथ चीफ मिनिस्टर भी थे, जितने भी तरक्याती प्रोग्राम हैं तमाम इलाकों के, वो सिर्फ अपने अपने बंदों को दे रहे हैं। तो क्या अगर कोई मेंबर जिसका कॉन्स्टिट्यूएंसी है और जिसके लोग उसको मजबूर करते हैं, तो अगर वो इस सिलसिले में, किसी भी सिलसिले में, देखिए प्राइम मिनिस्टर, ये हमारे यहाँ पता नहीं क्यों गलत फहमी हो गई है, प्राइम मिनिस्टर पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है। या तो वो कहें कि उनका किसी से मिलने से इनकार है, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बात की है। अगर उन्होंने कोई बात की है तो उस पर डिस्कस हम कर सकते हैं, लेकिन अभी तक तो यही बात हुई है ना कि मुलाकात हुई। बिल्कुल सही है। ठीक,
अच्छा, आपके आर्गुमेंट में बड़ा वजन है, इस पे मजीद भी बात करते हैं। मैं चाहूँगा कि जब हमें पंजाब के हुकूमत के तर्जुमान जनाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब ज्वाइन करें तो फिर आपसे उनका ये भी हम एक ज़रा इस पे सवाल जवाब इस पे भी उस वक्त हो जाएं। सिर्फ एक सवाल मेरे जहन में आता है जनाब एहतशामुल हक साहब, अगर मैं आपकी तरफ आ सकूँ, कि कैसर शेख साहब कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म से तो कोई भी मिल सकता है, लेकिन अगर मसले हल्के के हैं या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं तो फिर तो चीफ मिनिस्टर पंजाब से ही मिलना है ना, MPA को। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से बनी गाला में रात की तारीखी में मिलने की क्या ज़रूरत है? मेरे ख्याल है शेख साहब जानते हैं सब चीज़ों को, इतना सादा मसला नहीं है। देखिए, सवाल इस वक्त ये है कि PTI की गवर्नमेंट डॉक्टर साहब बड़ी शदीद दबाव में थी। पहले तो आप देख लें जिस तरीके से APC का फेलियर हो गया या फिजल आउट होगी, उसके बाद बजट पास हो गया, उसके बाद जब ये मामला आया है नून के लोगों का टूटना और प्राइम मिनिस्टर से मिलना, ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है अपोजिशन की पार्टीज़ को कि जो चेंज करना चाह रही थी ना, उस तब्दीली लाना चाह रही थी, जो प्लान कर रही है अभी तक किस तरीके से सेनेट के चेयरमैन को चेंज करना है, तो ये दबाव जो प्राइम मिनिस्टर पे था, ये दबाव उनकी तरफ चला गया। तो मेरा ख्याल है आप देखें जिस तरीके से आप बयान दे दिया शहबाज शरीफ साहब ने कि नहीं जी हम मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाएंगे, मतलब आहिस्ता आहिस्ता मैं देख रहा हूँ कि पॉलिटिकली चीज़ें जगह छोड़ती जा रही है अपोजिशन, और ये रास्ता जो है ना, जो शदीद दबाव में 11 महीने गुजारे हैं इमरान खान साहब ने, अब लगता है कि उनके लिए मौका आ गया है कि वही सियासी खेल खेले। अगरचे बड़े सारे लोग कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर को क्या ज़रूरत थी इन लोगों को मिलने की, खामखा हाउस ट्रेडिंग के इल्ज़ामात लगेंगे, लेकिन कहने वाले लोग कहते हैं कि उनको भी शायद बता दिया गया है कि जी क्रूड रियलिटी, पॉलिटिकल रियलिटी इस मुल्क की यही है कि आप लोगों को मिलें, लोगों को तोड़ें, अपने साथ मिलाएं, जैसा कि हम देखते हैं अरसे से डॉक्टर साहब वो कर रहे हैं। बाकी लोग पार्टियाँ उनके पास आई हैं और जिस तरीके से सेटअप चेंज हुआ, अपनी पार्टी के लोग पीछे चले गए हैं, बाहर से लोग आ गए हैं, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसीज हम देख रहे हैं बहुत उनके पास है। लेकिन सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है पॉइंट स्कोरिंग करने में प्राइम मिनिस्टर साहब कामयाब होंगे, उनकी पार्टी इस वक्त, और जो शदीद दबाव उन पर था वो इंटरेस्टिंग कमेंट अकील करीम बेदी साहब। एहतशामुल हक साहब ने बहुत ही प्यार से मोहब्बत से ये भी कह डाला है कि अगर इमरान खान ने भी अगर हॉर्स ट्रेडिंग अब शुरू कर दी है तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि सिस्टम इसी किस्म का है कि इसमें हॉर्स ट्रेडिंग करनी पड़ती है। क्या आपको लग रहा है कि इस हॉर्स ट्रेडिंग के नतीजे में वज़ीर आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन किसी हद तक गैर मुस्तहकम लगती थी पंजाब में ये सेनेट के हवाले से, वो अब पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई? देखिए, मैं उसके हवाले से सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी तो हम यही सुन रहे थे कि आज गई कल गई। इसके बाद नून के बारे में भी हम इसी तरह सुनते आए थे कि फ़लाँ हो गया फ़लाँ हो गया। अब जब से PTI आई है यही बातें हम सुन रहे हैं, लेकिन पिछली दोनों गवर्नमेंट ने 5 साल अपने कंप्लीट किए। तो मेरा ये ख्याल है कि ये पाकिस्तान का एक माहौल बना हुआ है और ये सारी बातें होती रहती है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। मेरा ये ख्याल है कि हम उन सारी बातों से हट के इस वक्त ज़रूरत है मुल्क को मजबूत करने की, और जो मजबूत करने के लिए जो बातें हैं वो यही है कि पहली दफ़ा किसी गवर्नमेंट ने, एक थोड़ा सा फ़र्क ये है, आपने जो कहा फ़र्क ये है कि जो जरदारी साहब की हुकूमत थी और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी उसके खिलाफ और किस्म की थ्रेट्स थी, कहीं धरने थे, कहीं मुजाहरे थे, वहाँ नंबर्स गेम का इशू नहीं था। इमरान खान साहब की हुकूमत को स्लिम मेजॉरिटी है पंजाब के अंदर और सेंटर में, और इस हुकूमत को तो आप पार्लिमानी तरीके से पार्लियामान के अंदर भी इंजीनियरिंग करके गिरा सकते हैं। जरदारी साहब की हुकूमत को और PMLN की हुकूमत को आप नंबर्स में नहीं गिरा सकते थे। मेरी बात आप ये सुने कि कल बजट पास हुआ है, अगर इनके पास नंबर पूरे नहीं थे तो इस बजट को तो सबने रिजेक्ट कर दिया था, वो पास क्यों हो गया? तो मैं ये कह रहा हूँ, ये बातें सुनते आ रहे हैं ना, सब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की बातें रहती हैं। 24 घंटे पहले बजट पास हुआ है और बजट पास होने का मतलब यही है कि अक्सरियत उनके पास है। अगर अक्सरियत ना होती तो बजट पास ना होता। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त आज एमनिस्टी का आखिरी दिन था, लोग लाइनों में लगे हुए थे। पहली दफ़ा पाकिस्तान में हम माहौल देख रहे हैं कि लोग अपने आप को सिस्टम में लाना चाहते हैं। बड़े अरसे के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान को दोस्त मुल्कों ने हकीकतन मदद की, $14 बिलियन आपने रेस किए दोस्तों से, और ये सारी चीज़ें अब पाकिस्तान को एक ऐसी जगह पे ले जा रही है जो राइट डायरेक्शन पे जा रहे हैं। लोग मैं ना एमनेस्टी स्कीम के हवाले से, एमनेस्टी स्कीम के हवाले से और उसकी एक्सटेंशन के हवाले से उसमें क्या करने की ज़रूरत है उस पर मैं तफसील से आपका कमेंट लेना चाहूँगा। थोड़ा जो पॉलिटिकल कमेंट आपने किया है मुझे ये ज़रा कैसर शेख साहब की तरफ ले जाने दीजिए। कैसर साहब, ये जो अकील करीम बेदी साहब ने बात की ना कि अगर नंबर्स होते
ऑपोजिशन ने जो तलवार लटकाई हुई थी गुज़िश्ता 10 या 11 माह से इमरान खान की हुकूमत के सर पे कि भाई नंबर इनके स्लिम है पंजाब में और सेंटर में, और इस हुकूमत को हम जब चाहें गिरा सकते हैं, तो जो बजट था जो इंतहाई गैर मकबूल बजट है, महंगाई का बजट है, बड़ा ख़तरनाक बजट है, ये कोई पॉपुलर बजट नहीं है, सभी लोग इससे नाला हैं, खुद पीटीआई के सपोर्टर्स भी इंतहाई नाखुश हैं, मतवस्त तबका नाखुश है, तनख्वाहदार लोग नाखुश हैं, बिजनेसमैन नाखुश हैं। वहाँ तो आपकी जो कंबाइंड ऑपोजिशन थी PMLN की, PPP की, मौलाना की, सबकी, वो कुछ नहीं कर सकी। तो फिर तो आपके सारे दावे धरे के धरे रह गए हैं। फिर ये कहना कि मिड टर्म इलेक्शन होंगे, हुकूमत गिरा देंगे, ये करती, तो सब बातें हवा में लटक गई हैं। ऊपर से पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक बनता नजर आ रहा है। देखिए बात बड़ी अच्छी आप बात देखिए, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में अब जमहूरियत जो है ना मुस्तहकम हो रही है। पिछली ये तीसरी हुकूमत है, कोई एक बंदा भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं गया। किसी आज 10-12 साल हो गए, पहले पीपल पार्टी की हुकूमत बनी, फिर मुस्लिम लीग की हुकूमत बनी, अब PTI। देखिए अपोजिशन का काम है, वो पूरी कोशिश करती है कि बेहतर बजट बने, बेहतर चीज़ें हों। हमने अपना पूरा जोर लगाया था कि उनके पास नंबर पहले से हैं, कोई एक बंदा भी वहाँ उनका इजाफा नहीं हुआ और ना ही हमारा कोई बंदा कम हुआ। हमने कल वोटिंग, परसों वोटिंग हुई, मैं 149 मेंबर्स हमारे वहाँ असम्बली में थे, सारे के सारे मेंबर थे। अगर किसी ने टूटना होता या कोई बातें थी तो बजट का वक्त होता है। ये अभी ये खामखा की ये र्यूमर्स आज तक नहीं, लेकिन जो अकील करीम बेदी कह रहे हैं ना कि आपको लोगों थी कि इतने नंबर इकट्ठे कर लेंगे, अख्तर मैंगल, MQM वगैरह, आपको तो ख्याल था कि बजट को मंजूर नहीं होने देंगे, ये बातें तो देखिए ये कहते ऑपोजिशन के लिए, वो तो नहीं हो सका। हमारी कोशिश थी, देखिए हमारी कोशिश थी, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने कोशिश की कि ये बजट पास ना हो, लेकिन हम कामयाब नहीं हो सके। हमने उसको एग्री किया है, हमने वो तो कहा, देखिए ना, हमने कोशिश की बेसिस क्या थी, डट के मुखालफत की उसके जी। क्या कह रहे हैं हम, बेसिस क्या थी आखिर? अकील करीम बेदी यही तो कह रहे हैं कि नंबर्स तो नहीं थे आपके पास पूरे, आपने तो ये है ना कि नंबर नहीं, ये आप बताइए कि ये तो अपोजिशन का काम है कि कोशिश का। हमने अपना पॉइंट, अपनी बात दी, हमने कहा ये महंगाई का बजट है, इसमें आप गुर्बत बढ़ गई है। मैंने इतनी, हर एक ने अपनी अपनी बात की और तकरीर की, और जो हालात हो रहे हैं, जो 191% तो अभी गैस का बिल नए जो आएंगे वो बढ़ के आएंगे। आम आदमी परेशान है, और जो डॉलर है हमने 115 का छोड़ा था, आज 160 रुपए का डॉलर हो गया। अभी आप बताइए कि इस हालात में, ये हमें कहते थे बार बार, देखिए इमरान खान साहब का खुद पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो, ये सियासी अपना इकोनॉमिक का बैकग्राउंड तो है नहीं। अब वो कहते हैं, हमें बार बार एक ही बात वो कर रहे हैं कि 9,000 अरब रुपए के आपने कर्जे लिए और उसका हिसाब दे। वो तो ज़रूर हिसाब होना चाहिए, मैं भी मानता हूँ, लेकिन ये जो सिर्फ डॉलर 45 रुपए बढ़ा है ना, इससे 4500 अरब रुपए का तो फर्क यहाँ एक बार से हो गया है। अभी हमने तो 5 सालों में 9,000 के कर्जे लिए, इन्होंने कर्जे तो अलग लिए हैं। 4500 अरब रुपए का तो जो फॉरेन लोन है ना, क्योंकि $1 का, $1 का फर्क पड़े तो उसका 100 अरब रुपए का फर्क पड़ता है। हमारे तकरीबन 100 अरब डॉलर के फॉरेन लोन है, और 45 रुपए का मतलब ये है कि 4500 अरब रुपए तो सिर्फ कर्जा बढ़ गया। ये जो आपकी मंतक और लॉजिक है ना, ये जो आपकी मंतक और लॉजिक है, चूंकि यहाँ पे दो लोग ऐसे मौजूद हैं जिनका इकोनॉमिक्स से ताल्लुक है। एहतशामुल हक साहब भी इकोनॉमिक्स ही के हवाले से लिखते रहे हैं, और अकील करीम बेदी पाकिस्तान के मुमताज़ बिजनेसमैन है। दोनों का क्विक इस पर रिएक्शन ले लें। एहतशामुल हक साहब क्या कहेंगे आप, जो कुछ कैसर शेख साहब कह रहे हैं कि बेसिकली डॉलर की प्राइस की अप्रिसिएशन की वजह से भी तो कर्जे में इजाफा हो गया? देखिए बुनियादी सवाल तो ये ना, फिर इनकी पार्टी के ऊपर भी डॉक्टर साहब जो इख्तलाफात आते हैं, जो क्रिटिसिज्म आता है, वही है कि मसनूई तरीके से डॉलर को रोके रखा है इन्होंने, और ग्रेजुअली इसको बढ़ना चाहिए था। प्राइवेटली PMLN के लोग मानते हैं कि गलती हमसे हुई है। फिर जिस तरीके से आपने, ये भी एक इल्ज़ाम लगता है इनके ऊपर कि एक तो आपने रेगुलर कर्जे लिए, उसके बाद फिर जो इर्रेगुलर कर्जे लिए, फिर सॉवरेन गारंटी करके प्राइवेट कंपनियां खड़ी करके आपने वो 15 से 20 बिलियन डॉलर का फिगर भी आता है, जिसकी वजह से कहते हैं गवर्नमेंट आज परेशान है। उनको पहली दफ़ा आगे पता चला कि ये 15 से 20 बिलियन डॉलर अलहदा से भी पड़े हैं, इनका भी अकाउंट फाड़ करना है, और फिर उसके बाद बताना है कि हमारा कर्जा टोटल कितना बढ़ गया है। लेकिन जी सवाल डॉक्टर साहब सप्लाई और डिमांड का है। जब 9 बिलियन डॉलर के आपके पास रिजर्व रह जाएंगे स्टेट बैंक के, उसके बाद तो फिर आप तवक्को करें कि जी फिर डॉलर के ऊपर लोग नहीं आएंगे, या डॉलर के ऊपर नहीं जाएगा, और आपका एक्सचेंज रेट पे प्रेशर नहीं आएगा। वो तो आना ही था। बहरहाल अच्छी चीज़ ये हुई है कि जिस तरीके से अकील साहब बता रहे हैं, 14 बिलियन डॉलर जब बाहर से आ गए थे तो थोड़ा सा एक था, आया था, एक रुक गई थी चीज़ें, लेकिन वो 14 बिलियन डॉलर जो ही आया, मेरा ख्याल है अब तक वो सारा का सारा वापस चला गया। जिस तरह आपने कर्जे वापस करने हैं डे टू डे बुनियादों पे, अगले साल माली साल में 27 बिलियन डॉलर आपने वापस करने हैं, तो पैसा तो है नहीं, डॉलर तो आपके पास है नहीं है, एक्सपोर्ट आपकी कम हुई है,
इंपोर्ट्स आपकी 6 बिलियन 5 बिलियन डॉलर की कम हुई हैं, 52 बिलियन पे खड़ी हुई हैं, बावजूद इसके कि आपने 38% डिवैल्यूशन करने के बाद भी तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी। कहने वाले लोग कहते हैं जी ये हमारे पास सरप्लस प्रोडक्ट्स मैं ही ब्रेक ले लूँ एहतशामुल हक साहब, और मैं साथ ये भी नाज़रीन आपको बताऊं कि अब खुद बजट में थोड़ी देर पहले, अब से चंद घंटे पहले हफीज़ शेख साहब ने यही कहा है कि पहले जो 20-21 बिलियन डॉलर का शगाफ था, जो वक्फा था, जो शगाफ था, डेफिसिट था करंट अकाउंट डेफिसिट में, उसको हम अपनी कोशिशों से 10 या 11 महीने में 13.5 बिलियन डॉलर पर ले आए हैं। ये अभी भी बहुत बड़ा फिगर है। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बहुत दिलचस्प मेरे पास सवालात हैं अकील करीम बेदी साहब से भी रेस करने के लिए FBR के हवाले से, और हमें डॉक्टर शहबाज गिल साहब भी स्टूडियो में ज्वाइन कर सकेंगे आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन एमनेस्टी स्कीम की एक्सटेंशन की बात तो हुई, आज हफीज़ शेख साहब ने कहा कि 3 जुलाई तक उसे एक्सटेंड कर देंगे, चूँकि IMF के बोर्ड की मीटिंग भी उसी दिन है। लेकिन नाज़रीन आज से 3 दिन पहले एक बहुत दिलचस्प वाक़या उस वक़्त हुआ जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब एक टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, स्टेट ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान टेलीविज़न पे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के बिज़नेस कम्युनिटी के चीदा चीदा नुमाइंदा शख्सियात भी मौजूद थी, जिसमें अकील करीम देदी साहब जो अभी हमारे साथ प्रोग्राम है वो भी मौजूद थे। अकील करीम देदी साहब ने ये कहा कि सारा इल्ज़ाम बिज़नेस कम्युनिटी पे ही क्यों दिया जा रहा है, ज़रा उस साइड को भी देखने की ज़रूरत है जो बिज़नेस कम्युनिटी को कहती है कि इस तरह से टैक्सेस ना दें या ये करें वो करें, और जो इस्तेहसाल होता है। अच्छा, उसके जवाब में ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का जो जवाब था वो भी बहुत दिलचस्प था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने ये कहा कि हमें FBR के लोगों की छांटी करनी है, क्योंकि ये मुल्क के मुस्तकबिल का, इन अदर वर्ड्स लोग कहते हैं सर्वाइवल का सवाल है। अकील करीम देदी साहब, वज़ीर आज़म ने तो खैर ये भी कह दिया है कि FBR के साथ मिल के लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे या पाकिस्तान से बाहर पैसा ले जाते रहे हैं, लेकिन हमने जो बहुत ज़्यादा शिकायत सुनी है पाकिस्तानी बिज़नेस कम्युनिटी से, जो इंटरेक्शन होता है, और बिज़नेसमैन कभी भी खुल के TV के ऊपर आके रेडियो पे ऐसी बातें नहीं करते, वो बिज़नेसमैन की मजबूरियाँ ही ऐसी होती हैं। लेकिन उनका कहना यह है कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि FBR जो है वो मतलब बड़ा केस बना लेते हैं। वो केस बनाने के बाद कहते हैं कि जी हमें इतने पैसे दे दें जो ऑफिशियल्स होते हैं, और हम इसको कम कर देंगे, अगर आप हमें ये किकबैक, ये कमीशन, ये रिश्वत नहीं देंगे तो फिर आपका टैक्स की लाइबिलिटी हम 1 करोड़ या 2 करोड़ या 4 करोड़ या 10 करोड़ कर देंगे, दे दें तो इसकी 1/3 जो है रह जाएगी। क्या इज दिस द इशू यू वर कंसर्न विद अकील करीम? जी बिल्कुल, मैं यही चाहता था, क्योंकि हम बार बार एक बात सुन रहे थे कि लोग टैक्स नहीं देते, लेकिन आप ये देखें कि टैक्स ना देने के लिए प्रमोट कौन करता था? जो प्रमोट करने वाले लोग हैं। जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुल के ये बात की तो मैंने बरादरी में देखा, अपनी बिज़नेस कम्युनिटी में, वो बड़ा लोगों को कॉन्फिडेंस फील हुआ, और लोगों ने कहा कि नहीं, अब प्राइम मिनिस्टर ने जो कमिटमेंट दी है तो जो लोग हमें तंग करेंगे, अगर हम उनकी कंप्लेन करेंगे तो डेफिनेट उनके ऊपर एक्शन होगा। तो ये जो वर्डिंग थी प्राइम मिनिस्टर साहब की, मैं समझता हूँ उस पर लोगों का कॉन्फिडेंस काफ़ी बहाल हुआ है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं, 2-4 दिन से हम देख रहे हैं कि एमनेस्टी को बड़ा ज़बरदस्त पजीराई मिली है, हर आदमी लाइन में लगा हुआ है। उमूमन लोग लाइन में लगना पाकिस्तान में पसंद नहीं करते, बल्कि मैंने तो कोयटा वगैरह के बारे में भी सुना है कि इतनी लंबी लंबी लाइनें थी कि लोग सोच भी नहीं सकते थे। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये एमनेस्टी इतनी सक्सेसफुल हो जाती है तो मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क का जो इशू है, जो डेफिसिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू टारगेट का भी पूरा नहीं हो रहा, तो इसमें ये एक सपोर्ट ज़रूर मिलेगा कि आपका रेवेन्यू टारगेट हो सकता है आप अचीव कर लें। और अगर इस तरह कामयाबी आगे मिलेगी तो मैं समझता हूँ कि जो लोग पाकिस्तान के हवाले से मायूसी की बातें कर रहे हैं उनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि इस मुल्क में बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, यहाँ एक्टिविटीज़ हमेशा जनरेट होती है, लेकिन क्योंकि हम टैक्स ना देने की वजह से हमारे मुल्क के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमारे 3-4 साल कंटिन्यू रेवेन्यू टारगेट अचीव नहीं होते तो उससे ये होता है कि एक टाइम आता है कि हमारा रुपी डिवैल्यू हो जाता है, और जब डिवैल्यू होता है तो फिर चीज़ें महंगी हो जाती हैं, गैस भी बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिक भी बढ़ जाती है, तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम रहती है।
लेकिन आपको इस पॉलिटिकल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना होगा या उसको आपको अप्रिशिएट करना होगा, क्योंकि ये सारी बातें उन्हें पता है कि हम ये इस डिवैल्यूएशन में जा रहे हैं, हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, जाहिर बात है कि मॉनेटरी टाइटनिंग की तरफ हम जा रहे हैं और टाइटनिंग की वजह से ग्रोथ अचीव नहीं होगी, लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा और ये सारे नेगेटिव स्टेप्स है। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए इस टाइप के स्टेप्स लेना कोई आसान बात नहीं है और मैं ये समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट ने जो ये स्टेप्स लिए हैं उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पिछले 3 महीने, मैं सिर्फ 2 मिनट सुन ले, 2-3 महीने से हम इंपोर्ट के बिल को देख रहे हैं, काफ़ी कम हुआ है। तो ये हमारी कामयाबी होगी अगर इसी तरह हम चलते रहें और ये साल के बाद ये सारी चीज़ें रिवर्स हो जाएगी और ये सारी एक्टिविटीज़ बेहतर हो जाएगी और जब बेहतर होगी तो आप देखना इस मुल्क में इतनी गुंजाइश है कि ये मुल्क 7-8 हज़ार का रेवेन्यू टारगेट अचीव कर सकता है। अच्छा, ठीक है। कैसे शेख साहब, मैं एक शादी में मिला, बहुत सी बिजनेस कम्युनिटी की शादी थी, वहाँ पर जो एक्सपोर्टर्स थे टेक्सटाइल्स के और भी मतलब मुख्तलिफ जो इंडस्ट्री के इश्यूज़ हैं, उन्होंने कहा कि इसाक डार साहब ने सिर्फ 2% डॉक्यूमेंटेशन के लिए सेल्स टैक्स लगाया था एक्सपोर्टर्स पे 2013 के आखिर में या 2014 में। वो 2% जो रिबेट लेना था एक्सपोर्टर ने डॉक्यूमेंटेशन करके, आज तक 5 साल हो गए हैं, एक्सपोर्टर्स को वो रिबेट तो मिल नहीं सका। अब जबकि इस हुकूमत ने 17.5% डॉक्यूमेंटेशन के लिए लगाया है क्योंकि एक्सपोर्ट्स पे ज़ाहिर नहीं होना चाहिए था सेल्स टैक्स, अब उन्होंने कहा कि ये तकरीबन 400 से 500 अरब का एक रिबेट होगा और इस रिबेट के ऊपर ये तो पहले मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन FBR 20% कमीशन नीचे ऑफिशियल लेते हैं। वो कहें ये फिक्स रेट है, 20% की रिश्वत दिए बगैर आप अपना जो आपने वापस लेना होता है रिबेट वो नहीं ले सकते। इस पे कैसर अहमद शेख साहब, आप मेंबर हैं माशाल्लाह नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस, रेवेन्यू एंड इकोनॉमिक अफेयर्स, आप क्या कहेंगे, कमेंट कहेंगे? आपकी अपनी गवर्नमेंट का भी ये हाल था, इस गवर्नमेंट का भी ये हाल है? जी मैं आपको ज़रा थोड़ा इसकी वजाहत कर दूं। अकील करीम डेडी साहब ने, क्यों मेरे दोस्त हैं और वो बात को समझते हैं। देखिए, मैं 53 साल से बिज़नेस में हूँ, मेरी फैमिली 135 साल से बिज़नेस में। मैं 32 साल पहले कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट बना और मैं बात ये आपको समझाना चाह रहा हूँ। मेरा बेटा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट रहा है। बात यह है कि अच्छा 1990 में जो सेनेटर मदर साहब का टैक्स रिफॉर्म का था ना, FBR को ठीक करने की बात कर रहा हूँ, उसका मैं मेंबर था जब सेनेटर मदर साहब की एक टैक्स रिफॉर्म कमेटी बनी। ये सब बातें हैं, इमरान खान साहब को तो पता ही नहीं है। ये ब्यूरोक्रेट इतना पावरफुल है, ये देखिए ना, ये वादे कर रहे हैं शुरू से। इन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा तो 4000 का रेवेन्यू 8000 हो जाएगा। रेवेन्यू घट गया पहले से। हम हर साल हम नवाज शरीफ की हुकूमत में, यानी करप्शन तो पहले दिन से हो रहा है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, चाहे पीपल पार्टी की हुकूमत हो, चाहे इनकी हुकूमत हो, अब करप्शन तो और बढ़ गई है। 4000 अरब रुपए की सालाना करप्शन हो रही है। इनको पता है, इन्होंने कुछ भी नहीं करना, बातें करनी है। बेसिकली कैसर अहमद शेख साहब ने अपना एक्सपीरियंस भी डिस्क्राइब किया एज अ बिजनेसमैन। वो कहते हैं कि अकील करीम दीदी साहब बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव व्यू ले रहे हैं। दर हकीकत ब्यूरोक्रेसी जिस तरह से ऑपरेट करती है, टैक्स की मशीनरी जिस पेचीदा तरीके से ऑपरेट करती है, उसको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बिल्कुल भी समझ नहीं सकते और समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए वो ये बातें कर रहे हैं, ये वादे कर रहे हैं, वो कुछ कर नहीं पाएंगे। और यहाँ तो ज़ाहिर एक बहुत बड़ी ब्लैक इकॉनमी, इनफॉर्मल इकॉनमी उन्हीं पेमेंट्स की है जो कि किकबैक और कमीशन, असल में तो वो है ही, वो ज़ाहिर है वो कैश में ही होता है। ठीक, डॉक्टर साहब जिसका जिक्र किया प्राइम मिनिस्टर का इंटरेक्शन का, 3 लोग थे, डैडी साहब के साथ मैं भी बैठा हुआ था। अच्छा, आप भी थे उसमें? मैं भी था उसमें। देखें, इसमें जो सिल्वर लाइनिंग पहली दफ़ा डॉक्टर साहब मुझे जो 70 सालों में नज़र आई है, आप देख लें कि चेयरमैन CBR के इख्तियारात में से उसके नीचे जो लोग हैं उनमें इनकम टैक्स कमिश्नर के इख्तियारात हैं रेड करने के। ये बिल्कुल डॉक्टर साहब ऐसे ही है जैसे चेयरमैन नैब के इख्तियारात है ना, रेफरेंस फाइल करने के और बंदे को गिरफ्तार करने के। आप देख लें जो एमनेस्टी स्कीम आई थी मिफ्ता इस्माइल वाली, उसमें 83,000 लोगों ने ऑप्ट किया था, 124 बिलियन रुपए आया। जब इन्होंने PTI की गवर्नमेंट ने किया तो 250 लोग उसमें आए और 40 करोड़ पे आया। फिर उसको मॉडिफाई किया गया
और मॉडिफाई करने के बाद जब ये प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया, उनको बताया गया, जिस तरह डैडी साहब कह रहे हैं कि जी बिजनेसमैन का, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस नहीं है किस पे, FBR पे। आप पहले ये जो एक ज़बरदस्त इख्तियारात है ना इनकम टैक्स कमिश्नर के रेड्स करने के, जब कोई बंदा नहीं मानता तो बंदे भेज देते हैं, इसको ख़त्म करें, तो वो फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने ख़त्म किया। अच्छा, ख़त्म कर दिया, वो ख़त्म कर दिए रेड करने के इख्तियारात। अच्छा। उसके बाद एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और लोगों को ये ख्याल है, अब देख लें, ये आप चंद दिन पहले की बात है कि मेरा ख्याल है 1.5 महीना पहले की बात है, 250 या मैक्सिमम 2 महीने होंगे कि 250 लोग आए थे। अब एज वी स्पीक वो लेटेस्ट इतलात ये है कि कल तक 32,000 से ज़्यादा लोगों ने ऑप्ट किया था। शेख साहब, ये तो फिर आपको बात माननी पड़ेगी कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है ये चीज़ों को सुनता है, समझता है, उस पर एक्ट करता है, और जब उसको एक बात समझ आती है कि समझा दी जाती है तो वो फिर उस पर डिसीजन लेता है। ये तो हमें मानना पड़ेगा ना, जैसे अभी तशामुल हक साहब ने बताया। क्या डिसीजन लिया अभी तक इन्होंने? देखिए ना, इन्होंने खुद जलसों में कहा कि 4,000 अरब रुपए की करप्शन हो रही है। नैब जो है वो 5-6 अरब रुपए पकड़ रही है, बाकी 3,994 अरब रुपए किसने पकड़ना है? कोई और इदारा है आपके पास? और जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि मैं आऊँगा, वो आएंगे, उनकी हुकूमत आएगी तो 4,000 अरब से रेवेन्यू 8,000 अरब हो जाएगा। देखिए, मैं आपने मेरे से एक बड़ा अच्छा सवाल किया था कि आपके पास फिगर कैसे आई। देखिए, हमारे दौर में जब हम आए तो 1940 अरब रुपए FBR का रेवेन्यू था। हमने 5 साल में उसको 3900 अरब तक कर दिया, तकरीबन 2,000 अरब रुपए तो हमने बढ़ाए। वो करप्शन में का कुछ हिस्सा था, कुछ कौमी आमदनी बढ़ी उसका हिस्सा था, और कुछ महंगाई का था, ये तीनों चीज़ें मिलके। अब ये खुद कह रहे हैं कि 4,000 से 8,000 कर देंगे। ये तो किस तरह कह रहे हैं? ये मानते हैं ना कि ये करप्शन है? एकदम तो नहीं 4,000 से 800 हो जाएगा। टैक्स तो वही है, कोई टैक्स नया तो ये नहीं लगा रहे। टैक्स तो ये कहते हैं हमने 500 अरब के लगाए हैं, और ये कहते हैं कि 8,000 अरब का जो अपॉर्चुनिटी है, जो पाकिस्तान में पोटेंशियल है, ये तो मान रहे हैं कि 4,000 अरब। शेख साहब, मान रहे हैं कि 4,000 अरब बेस अबाइड करते हैं, लोगों को परसुएट करते हैं, लूप होल्स प्लग करते हैं, लोगों को समझाते हैं, एवेन्यू वो है ना, ग्रो करते हैं। ये करप्शन हो रही है ना, टैक्स बढ़ जाना करप्शन है। ये तो जी देखिए ना, ये पैसा कहां से आ रहा है इस वक्त? कन्विंसिंग है, लेकिन मुझे जरा शहबाज गिल साहब को, मैं फिर आता हूं शेख साहब, मैं फिर आता हूं आपके साथ। शेख साहब, मैं फिर आऊंगा ब्रेक के बाद, मैं ब्रेक के बाद फिर आपके पास आऊंगा। मुझे जरा मुझे शेख साहब, मैं फिर आऊंगा ब्रेक के बाद आपके पास। जी 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 जी, शहबाज गिल साहब को जरा मुझे लेने दें। शहबाज गिल साहब, हमारी कोशिश तो थी, आपने बड़ा बेटर हमें किया, हम चाहते थे कि आपसे समझ सकें, पंजाब से बात करें कि ये जो लोग आके मिले हैं, जिनको उस्मान बुज़दार साहब अपनी लीडरशिप में लेकर आए हैं, इसकी क्या अहमियत है। लेकिन ये सिर्फ थोड़ा सा बता दें कि FBR के हवाले से जो बात हो रही है कि मतलब ये FBR की रिफॉर्म की जो प्राइम मिनिस्टर बार बार इतनी ऑप्टिमिस्टिक बात कर देते हैं, ये तो बात 30-40 साल से हो रही है कि FBR को रिफॉर्म करेंगे। नवाज शरीफ साहब भी ये बात करते रहे हैं, इससे पहले भी बात होती रही है। हफीज शेख साहब बैठे हुए हैं एज डिफेक्टर फाइनेंस मिनिस्टर। ये क्या है? मतलब इसको तो कोई बिजनेस कम्युनिटी बाय नहीं कर रही। आपने सुना है शेख साहब को, खुद भी बिजनेसमैन है। देखिए, बात ये है कि शेख साहब जो भी कहते हैं वो शेख साहब की मर्जी है, वो कहते रहे। इन्होंने अभी कहा कि इमरान खान साहब जो है वो कह रहे थे कि रेवेन्यू हम बढ़ा देंगे, ऑलमोस्ट डबल कर देंगे। पहले साल में हमने, अब हमारा जो बाकायदा पहला साल आया बजट, हम 5500 के ऊपर लेके जा रहे हैं अपने रेवेन्यू को। अब हमारी हुकूमत आएगी, इसका मतलब है कि हम अपने 5 सालों में इंशाल्लाह इनको ये करके दिखाएंगे। अभी नंबर आ लेने दें इस एसेट डिक्लेरेशन के, आपको नजर आ जाएगा कि इसकी कामयाबी हुई है या नहीं हुई। 2-3 फर्क है इस एसेट डिक्लेरेशन के जिनको आपको पता है। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं ये अप्रिशिएट करूंगा, मैं शुक्रगुजार हूं कैसर अहमद शेख साहब का। कभी हमें इससे पहले उनकी पार्टिसिपेशन नहीं हुई हमारे प्रोग्राम में, लेकिन ऑपोजिशन को जिस तरह से लॉजिकली मंतकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए उस तरह से शेख साहब दे रहे हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि प्रोग्राम के अंदर एक डेप्थ पैदा हो रही है इस डिस्कशन के लिए। सो आई एम ग्रेटफुल टू कैसर अहमद शेख साहब। मेरी दुआ है, ख्वाहिश है कि और भी जो पॉलिटिशियन हैं वो इसी तरह से अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दे सकें तो ये टेलीविज़न के जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये आवाम का और नेशनल इंटरेस्ट की बेहतर खिदमत कर सकेंगे। बहरहाल शेख साहब, आपकी इजाज़त है थोड़ा सा हम रिवर्स गियर ले लें, क्योंकि अब शहबाज गिल साहब जो हैं, डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है पंजाब की चीफ मिनिस्टर के, वो हमारे साथ हैं। वहाँ से मैं थोड़ा सा शुरू करना चाहता हूँ रिवर्स गियर लगा के कि ये जो आपके चीफ मिनिस्टर रात की तारीकी में
उस्मान बुज़दार साहब जिनसे बिल्कुल हरगिज़ ये तवक्को नहीं थी, वो इतने मासूम लगते हैं देखने में, ये एक टोला जो है वो लेकर आगे 15 लोगों का, वो भी प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकात करवा रहे हैं, जिसके बारे में ये है कि वज़ीर आज़म ने भी छांगा मांगा टाइप चीज़ शुरू कर दी है, हॉर्स ट्रेडिंग शुरू कर दी इमरान खान साहब जैसे आदमी ने, और उस्मान बुज़दार जैसा मासूम आदमी जिससे तवक्को नहीं थी कि इस किस्म की हरकतें करेगा, वो ये ऐसी हरकतें कर रहा है। इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है? आप पहले तो हमारे उस्मान बुज़दार साहब के बारे में ऐसी बातें ना करें। मासूम आप उन्हें मिले हुए हैं, आपको पता है वो मासूम ही कहा मैंने, मासूम, नेक और अच्छे इंसान है। और ये तमाम शरारत आप मेरे ज़ुम्मे डाल दें, ये मेरी शरारत है, ये उनकी शरारत नहीं है, या ये नईमुल हक साहब के ज़ुम्मे डाल दें, किसी और के, उस्मान बुज़दार साहब के ज़ुम्मे ये ना डालें। उस्मान बुज़दार क्या कर रहे थे? नहीं, वो लीडरशिप है, उन्होंने हमें हुक्म दिया, इजाज़त दी तो ये हुआ ना, लेकिन आप शरारत का ज़ुम्मा मेरे डाल दें, लीडरशिप का ज़ुम्मा उनका। ठीक। अच्छा, अब एक तो ये देखिए कि आपको पाकिस्तान में ये कोई नई चीज़ नहीं है, मेंबरान का दूसरी पार्टीज के साथ मिलना जब वो गवर्नमेंट में होते हैं, लेकिन आपने एक चीज़ देखनी है मोई, कि लोग अक्सर तब मिलते हैं जब अदम एतमाद में नंबर पूरे ना हो, हुकूमत ना बन रही हो, चीफ मिनिस्ट्री ना बन रही हो। अब ये जो मेंबरान थे, ये पिछले ये मेंबरान जो थे, मैं बता, शेख साहब ने यही कहा, जी जी, ये मेंबरान जो थे, मुझे बात करने दीजिए, मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग दूंगा, अगर आप मुझे बात करने देंगे 50 सेकंड, तो मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग इसकी सारी बात बताऊंगा। 4.5 महीने 5 महीने पहले से ये मेंबरान हमारे साथ राब्ते में थे। अच्छा जी। हमने तब डिसाइड किया पहले कि इनकी मुलाकात करवाई जाए, फिर हमने सोचा अगर हम अभी कहेंगे बजट 2 महीने में आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारी बातें होंगी कि बजट पास नहीं होना था, नंबर पूरे नहीं थे, हुकूमत एक में मुझे पता है तुशाम साहब, अब आपको सवाल करना होता है, लेकिन आज हम दोनों मेहमान हैं तो बर्दाश्त कर लीजिए थोड़ा सा। तो जब हमने ये सोचा कि पहले बजट पास हो ले, ठीक है, अब बजट पास होके भी अगर हमको 2 महीने बाद करते तो फिर ये बात होनी थी कि हुक्मरान जमात अपनी सपोर्ट खो बैठी है, तो हमने विद इन 24 आवर्स, और पंजाब की तारीख में 15 मिनट में पहली दफा हमने बजट पास करवाया। और इन मेंबरान से अलावा 15 मेंबरान और भी एब्सेंट थे इनके PMLN के, वो ये नंबर पूरे करें। अच्छी बात है कि बजट 15 मिनट मैंने ये नहीं कहा, मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन ये थे ही नहीं, हमने तो अपनी तहरीक पेश की नहीं, डिबेट तो पिछला 1.5 हफ्ता रही ना, बजट के ऊपर बजट आया, डिबेट्स हुई, लेकिन जिस दिन बजट ने पास होना था 15, क्योंकि इनकी तरफ से लोग थे ही नहीं, बैठे ही नहीं हुए थे, ठीक, और लोगों ने प्रोडक्शन ऑर्डर ले रखे थे इस काम के लिए। आप ये सोचेंगे वो कहां थे, वो आप पता कीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमने 24 घंटे के अंदर अंदर बजट पास करवाने के इन मेंबरान को मिलवाया। अब कम से कम ये नहीं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, नंबर पूरे कर रहे हैं। क्या है इन लोगों की? इसकी सिग्निफिकेंस ये कि ये पार्टियां टूट रही हैं। अच्छा जी। बेगम मरियम सफदर अवान साहबा जो हैं, बेगम, ये कब से हुई? मिसेस सफदर अवान, इंग्लिश में आप कहेंगे और क्या कहेंगे, इसी तो तरह उर्दू में कभी नहीं सुनी। मरियम सफदर, नहीं, मिसेस सफदर अवान कहेंगे ना, मरियम सफदर अवान, तो बेगम सफदर अवान साहबा या बेगम अवान सिलेक्टेड का बदला लेने के लिए नई टर्म्स आप लोग जो है वो निकाल रहे हैं। बात है, सिलेक्टेड तो मैं हूं, मैं और मरियम एक ही तरह के, हम दोनों कभी काउंसलर नहीं बने। वो यूके से इंपोर्ट हुई है, मैं यूएसए से इंपोर्ट हुआ। मरियम यूके से इंपोर्ट हुई तो वहीं रहते हैं उनके भाई, वहीं रहते हैं, वो तो कहते हैं हम पाकिस्तानी सिटीजन नहीं, हम पे कोई कानून नहीं लगता, इनकी जायदाद भी वही है, ये भी ट्रस्टी है उनके साथ। तो मैं भी तो यही कहा हूं, मैं भी 8-10 साल के लिए बाहर गया था, ये भी गई थी, तो हम दोनों इंपोर्टेड हैं, हम दोनों कभी काउंसलर नहीं बने। हाँ, फर्क एक है, आज इलेक्शन हो मैं काउंसलर बन सकता हूं, वो नहीं बन सकती क्योंकि वो कन्विक्टेड है। आगे चलते हैं। अब सिग्निफिकेंस इसकी ये है कि इनकी पार्टी आपस में रिफ्ट है। शहबाज शरीफ साहब अपना चाहते हैं, बेगम अवान अपना चाहती हैं, उसके ऊपर अपना कंट्रोल, और इस सारे सिनारियो जो मेंबरान हैं, जो मेंबरान है वो बहुत परेशान है। अच्छा। और वो समझते हैं कि मुझे एक हमारे वजीर हैं, उन्होंने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताया, ही इज अराउंड 58-59, उन्होंने कहा मैं वजीर था 2 साल तक शहबाज शरीफ साहब ने मुझे मुलाकात का टाइम नहीं दिया था। अच्छा। 2 साल तक, मैं उन्हें आपसे मिलवा दूंगा। अच्छा। तो इनके मेंबरान को कभी उस्मान बुज़दार साहब तो हर शख्स से मिलते हैं, हमारे हर MPA से, हर बंदे से। तो जो हमारी लीडरशिप है, जो इक्तिसादी पॉलिसी है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, जो हमारी गरीब के लिए पॉलिसी है, आप देखिए हमने एहसास प्रोग्राम लाए जो औरतों के लिए। आप यहां देखिए हमारी जो लॉ एंड जस्टिस की यहां पर हम कर रहे हैं, जो लॉज बना रहे हैं, हमारी पार्लियामेंट सेक्रेटरी हैं मलिका बुखारी साहबा, उसके बाद कमल साहबा जो PND में हैं, जो यंग फेसेस हम खवातीन में लेके आ रहे हैं। इसका मतलब है हम ये समझें कि बजट पास होने के बाद, APC के फेलियर के बाद, अब आपने सोचा कि भाई अब आपको भी सियासी तौर पे जो है ना मुतहरिक होना है, उनके ग्रुप्स बनाने हैं, उनको तोड़ना है, उनकी दोनों पार्टियों के उनके इख्तलाफात का फायदा उठाना। जो प्राइम मिनिस्टर होता है, इसका प्रोवोकेशन क्या है, मैं बताता हूं। एक सेकंड अगर इजाजत दें, मतलब आपकी हद तक आप मिल लेते, जिस तरह भी आपने कहा मुझ पे इल्जाम दे दें, नहीं मुलाक पे प्राइम मिनिस्टर को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है उस लेवल पे? मतलब मैं बताता हूं।
देखिए जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमारे मुल्क में ऐसा नहीं रहा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। यहाँ माजी में नहीं रहा ऐसा, माजी में तो वो या नून लीग के प्राइम मिनिस्टर होते हैं या पीपीपी के होते हैं। ये वाले प्राइम मिनिस्टर पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। हर बंदे का हक है। इवन शेख साहब मिलना चाहेंगे मैं कल ले जाऊंगा, शेख साहब मिलना चाहते हैं मैं कल ले जाऊंगा, शहबाज शरीफ साहब मिलना चाहते हैं मैं कल ले जाऊंगा। बात अपनी डील करके नहीं लेके जाएंगे, डील करके नहीं लेके जाएंगे, किसी के साथ भी डील करते ही नहीं है, डील ब्रेकर हम हैं ही नहीं। मेरे साथ अकील करीम भी हैं। कैसर अहमद शेख साहब, इस पे आपका क्या रिस्पांस है जो ये कह रहे हैं कि ये पार्टियां टूटने लगी हैं? देखिए पहली बात तो ये है कि मेरे मदद दो शहबाज गिल साहब किस खुल्लम खुल्ला किस दीदा दिलेरी से ये कह रहे हैं कि ये शरारत मेरे नाम लिखते हैं और नईमुल हक साहब के नाम लिखते हैं। अब बताइए इस मुल्क में जब ये होगा तो ये जमहूरियत तो जो पॉलिटिकल प्रोसेस है इसका तो अल्लाह ही हाफिज है ना। देखिए ना, बहरहाल मैं इनका अपना मामला है। मैं जब तक देखिए किसी मेंबर का नाम खुद वो नहीं, शरारत की बात शेख साहब की थी, सिर्फ शरारत वाला पार्ट। जी जी, अच्छा जहाँ तक मिलने का तल्लुक है ना जी वज़ीर आज़म साहब से, मेरी ये पूरी ओपिनियन है कि वज़ीर आज़म साहब सारे मुल्क के हैं। मेरा इख्तलाफ राय उनसे हो सकता है और है, लेकिन अगर मेरा भी कोई मामला होगा तो मैं खुद जाके उनको मिलूंगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करूंगा। देखिए चीफ मिनिस्टर से इसमें कोई कह रहे हैं कि 31 और भी आ रहे हैं मिलने के लिए, लेकिन देखिए शेख साहब आपको डरा दिया गिल साहब ने, कह रहे हैं हमारे मुल्क और आ में रहे हैं। मेरे दोस्त जो लोग आएंगे मुझे पता है उनको हलकों में क्या पोजीशन होगी, अवाम उनका घेराव कैसे करेगी ये मैं जानता हूं। मैं हलकों में जो आपने महंगाई करवा दी है, जो हशर किया है और जो नए टैक्स लग रहे हैं ना अभी लगना शुरू नहीं हुए, अभी जो जुलाई से गैस के बिल, बात सुन लीजिए ना, अब बात तो सुन लीजिए शहबाज गुल साहब, अभी बात तो सुन लीजिए मेरी भी। मैं ये कह रहा हूँ जुलाई से जो बिल आएंगे ना 191% जो गैस का बढ़ा हुआ बिल आएगा ना, और जिस तरह लोगों का हाल है हमारे हलकों में, आप हलके में नहीं जाते, आप अमेरिका से आए हुए हैं ना, हम हलकों में फिरते हैं। मैं इसलिए चैम्बर ऑफ मैं और मरियम साहब दोनों हल्के में नहीं जाते, इसलिए शेख साहब मैं तो आपके अपनी बात कर रहा हूं, उनका मैं नहीं कह सकता। आपकी लीडर और मैं दोनों, देखिए मैं तो आपने खुद कहा आपकी लीडर और मैं अच्छा दोनों सुन तो लीजिए मेरे डियर, अच्छा मोअज़्ज़ज़ दोस्त सुन तो लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि सर जब ये जो लोग जाएंगे ना हलकों में तो अवाम जिस तरह उनका घेराव करेगी, जो उनके खिलाफ इंतशार होगा, ये पार्टियां तोड़ लेना कोई इतना आसान नहीं है। कोई ये पार्टियां इनका बेस है हमारा, एक हमने लोगों को सर्व किया है। देखिए हमारे अकील करीम देवी साहब, आपका क्या एनालिसिस है? ठीक, जरा अकील करीम देवी साहब आपका क्या एनालिसिस है? आपको पीएमएलएन टूटते नजर आती है या आप ये समझ रहे हैं कि जो सेनेट के चेयरमैन की धमकी थी संजय रानी साहब को बदलने की, उसका जवाब आया है दूसरी तरफ से और उस मूव को पंक्चर कर दिया गया? मेरा अपना ख्याल है कि हर सियासी पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी खेलती है। जाहिर बात है अपोजिशन इकट्ठे होकर चेयरमैन सेनेट को हटाने की बात कर रही थी, तो जाहिर बात है कि हुक्मरान जमात को भी अपना पावर शो दिखाना तो था। तो मैं समझता हूँ कि जाहिर बात है कि ये आपस में एक दूसरे को हर कोई चाहता है नीचा दिखाए, तो ये स्ट्रेटजी उस तरह की हम देख सकते हैं जो हो रही है, क्योंकि अगर वो ना करते तो जाहिर बात है कि फिर वो शायद कमज़ोर फील हो जाते। बहरहाल ये पावर गेम में ये सब चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी चीज़ है इस वक्त जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि हर आदमी को इकनॉमी के हवाले से सोचना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अल्लाह की शान है कि ये दोस्त मुल्कों ने हमें डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, और फिर भी अगर हम ये इसी तरह लड़ते रहें और अपने मुल्क को पीछे ले गए तो ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। हम सबको मिलके, चाहे वो गवर्नमेंट हो, अपोजिशन हो, सब मिलके ये ज़रूर सोचें कि हम बहुत पीछे जा चुके हैं, बहुत सफ़र कर चुके हैं, और हम अपनी आवाम को अच्छी खबर देना भी चाहते हैं। गरीब तबका बेचारा मारा जा रहा है, तो मैं समझता हूँ सबकी जिम्मेदारी बनती है कि करीम देवी साहब, आप एक ऐसे बिजनेसमैन है, ये बता दें आप उम्मीद से हैं? आप उम्मीद से हैं? फिर मैं बहुत उम्मीद से हूं। आप उम्मीद से हैं? आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट टर्न अराउंड कर लेगी? मैं आपको यकीन से कहता हूं कि जो स्टेप्स लिए गए हैं वो मुल्क के लिए लिए गए हैं, और ये मुल्क के लिए जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं ना, अल्लाह ताला उसमें हमें कामयाब करेगा। क्योंकि जब तक हम बैठ के खा रहे थे हमें पता था हम बहुत पीछे जा रहे हैं, लेकिन आज हमने डिसीजन लिए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर, कोई शक नहीं है कि FBI के एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन मैं सबर जैदी के हवाले से ये ज़रूर कह सकता हूँ
कि उनके पास एक्सपर्टीज है और ये FBR रिफॉर्म्स में हमें बहुत सपोर्ट मिलेगी और आने वाले दिनों में उनके जितने डिसीजन होंगे ना वो बेहतर डिसीजन होंगे। मेरे पास 30 सेकंड है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम अकील करीम देदी जो कि इस मुल्क के एक इंतहाई मुमताज बिजनेसमैन है, उनकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है। एहतशाम क्विकली कमेंट से ये बात कहूँगा कि जी बेहतरीन मौका मिला है, बजट मंजूरी के बाद एक ज़बरदस्त मौका मिला है इनको सियासी तौर पर अपने कार्ड खेलने का। PTI को जिस तरीके से PMLN के अंदर इख्तलाफात है, बहुत अरसे से बात हो रही थी कि इतना अरसा हो गया PML टूटी क्यों नहीं, क्यों बनी थी, इसके बाद N बनी है, दूसरी क्यों नहीं बनी। अब जाहिर सी बात है जिस तरीके से इख्तलाफात हैं, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं PMLN के अंदर, फाइनली उन्होंने सोचा कि भी अब 2 ग्रुप बन गए, आज तक तय नहीं हो सका। शहबाज साहब लीडर होंगे, मरियम साहबा होंगी, लिहाजा उसका खिलाफ देखते लोग दूर जा रहे हैं। वक्त मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। इंतहाई तेज़ तो दिलचस्प डिस्कशन नाज़रीन आपने देखी, इन्फॉर्मेटिव भी। इसका फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। एक मेरा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है शहबाज साहब की बात पे। मरियम नवाज को इम्पोर्ट नहीं कहा जा सकता, कुछ भी कहें, मरियम नवाज इज अ डोमेस्टिक पॉलिटिकल क्रिएशन। वो रही नहीं बाहर इस तरह से कि हम उनको इतने साल में और वो एक ही जितना रहे बाहर। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, फिर आपसे मुलाकात होती है अगले हफ्ते। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।